नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल। इससे पहले आप पढ़ रहे थे लाइन इंटीग्रल। क्लियर है? तो लाइन इंटीग्रल पढ़ने के बाद किसकी ओर चलते हैं? सरफेस इंटीग्रल की ओर। और फिर किसकी ओर चलेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल की ओर। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल को रेखीय समाकलन कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल को पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? आयतनीय समाकलन। ठीक है, तो इन्हें इसी क्रम में पढ़ते हुए हेडिंग डालो सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? यानी पृष्ठीय समाकलन। चलो, तो इसका मतलब है होता क्या है? मैंने बताया था लाइन इंटीग्रल क्या होता है, यानी जो इंटीग्रल है वो किसी कर्व के अलोंग है, किसी वक्र के अनुदिश है, तो उसे आप लाइन इंटीग्रल कहते थे। और ये किसी पृष्ठ के अनुदिश है। ठीक है, तो इसका मतलब है लिखना चाहें तो द इंटीग्रल, ठीक है, द इंटीग्रल विच इज, जो किसके अलोंग है? विच इज अलोंग द सरफेस, किसी सरफेस के अलोंग है। ठीक है, किसी सरफेस, तो एनी। क्लियर है? तो इसका मतलब है ऐसा इंटीग्रल जो किसी सरफेस के अलोंग होता है क्या कहलाता है? सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। क्लियर है? और सरफेस, देखो सरफेस इंटीग्रल को कैसे डिनोट करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाई, किससे प्रदर्शित करते हैं? निशान क्या है इसका? प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, ये दो बार इंटीग्रल का साइन लगेगा इस तरीके से, और यहाँ पर एस लिखा जाएगा। क्लियर है? एस फॉर सरफेस। क्लियर है? लाइन इंटीग्रल में एक निशान लगता था और सी लिखा जाता था। सी फॉर, आप जानते हैं, सी फॉर कर्व के अनुदिश था वो, है ना, वक्र के अनुदिश था। लेकिन ये किसके अनुदिश है? किसके अलोंग है? सरफेस के। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डबल इंटीग्रल है बेसिकली, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो डबल इंटीग्रल है और किसके अलोंग है? सरफेस के। तो इसे क्या कहते हैं? सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? तो देखो वेक्टर एफ मान लो कोई क्या है? वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? वेक्टर। क्लियर है? यानी आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म वाला फंक्शन है कोई। क्लियर है? तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल एस। सरफेस इंटीग्रल का सिंबल है ये। तो सरफेस इंटीग्रल किसका करना है? एफ का। तो वेक्टर एफ डॉट डी एस। ठीक है, वेक्टर एफ डॉट डी एस। डी एस क्या है? मैं आपको बता दूं, देखो एन कैप होता है वेक्टर डी एस अपॉन डी एस। क्लियर है? एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की होगी। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर पढ़ा है ना, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, है ना। एन कैप होता है, वेक्टर अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया होगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का अर्थ ही क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत, और एकांक लंबवत सदिश है ये, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कह सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से देखो ये इस तरीके से होता है। वेक्टर एफ कोई वेक्टर फंक्शन है, उसका सरफेस इंटीग्रल। और देखो वेक्टर एफ ऐसे रखो, ds की वैल्यू रख सकते हो आप यहां से। वेक्टर ds की क्या आएगी? एन कैप इंटू ds। ठीक है, कहां से? वहां से। बात समझ में आई आपको? तो ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, और ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल है। क्लियर है? तो एन कैप निकलता कैसे है मैं आपको बता दूं। देखो कोई सरफेस की इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना, सरफेस इक्वेशन। तो सरफेस दे रखा है ना, तो उसकी इक्वेशन दे रखी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस सारे को एक साइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही इक्वेशन जो है ना आपकी सरफेस की इक्वेशन है ना ये। तो इसका मतलब है सरफेस की इक्वेशन दे रखी है कोई, तो फाई है ना,
फाई बराबर हो जाएगा जो भी सारा, या एफ बराबर कह सकते हो, है ना, फाई कह सकते हो, एफ कह सकते हो, क्लियर है। फंक्शन स्केलर फंक्शन होगा, ठीक है। तो एन कैप का जो फॉर्मूला है वो होगा ग्रेडियंट ऑफ, यानी एन कैप कहाँ से निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस, ठीक है। यहाँ से एन कैप निकलेगा, क्योंकि आपको यदि इंटीग्रेशन करना है ना, कैसा, सरफेस इंटीग्रल करना है, तो वेक्टर एफ की वैल्यू दी हुई होगी आपको, डी एस, वेक्टर डी एस, है ना, ये वाले इसके बराबर रख लेंगे। तो आपको फिर सरफेस इंटीग्रल करने के लिए एन कैप चाहिए, तो एन कैप कहाँ से निकालोगे, वो जो स्केलर फंक्शन दिया रहेगा इस तरीके की कोई इक्वेशन, उसमें सारों को एक साइड करके उसे फाई या एफ मान लेते हैं। तो फिर एन कैप कहाँ से निकलेगा, जब फाई का ग्रेडियंट निकालो और उसका मॉडुलस निकालो, दोनों का अनुपात लो, तो क्या निकल जाता है, एन कैप निकल जाता है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डी एस कहाँ से निकलेगा, डी एस ये वाला, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल है ना, थोड़ा समझने का है, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक। तो देखो डी एस निकालने की बात हमारी केवल रह गई है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलो देखो मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, या जेड मान सकते हो इसे, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्सिस को तो कैसे ही बदल लो, क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से है जी। थोड़ा और बड़ा कर लो इसे, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो कोई कर्व है, मान लो यहाँ पर है कोई कर्व इस तरीके से, ठीक है, ये रहा कर्व, नहीं सरफेस, क्या है ये, सरफेस है, ठीक है। कर्व की बात तो लाइन इंटीग्रल में होती है, ये सरफेस है कोई, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मैंने बताया था, परछाई एक तरीके से, छाया बताया था जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया था। तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, इस तरीके से पड़ेगी, है ना। तो देखो ये सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है उस वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप भाई सरफेस मान लो ऐसे है, तो एन कैप हमेशा उसके सरफेस का कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है ना, हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा सरफेस के कैसा होगा, है ना, विच इज, जो हमेशा सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो तो देखो ds जो हो जाएगा ना, इस केस में ये बताओ प्रोजेक्शन जो पड़ रही है, परछाई जो पड़ रही है, वो किस रीजन में पड़ रही है, एक्स वाई रीजन में। आपको पता है ना, ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई है ना, और ये वाला जो प्लेन है एक्स जेड है, और ये वाला जो इधर वाला जो प्लेन है वो क्या है, वाई जेड। तो परछाई जो पड़ रही है, प्रोजेक्शन जो पड़ रही है, वो कहाँ पड़ रही है, एक्स वाई में, ठीक है। तो ds जो है इसके लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, है ना, केस फर्स्ट मान सकते हो। तो जो ds है एक्स वाई में पड़ रही है ना, तो ये हो जाएगा dx dy, ds की वैल्यू है ना, अपॉन एन कैप डॉट के कैप, ठीक है। कैसे, एन कैप तो मैंने बताया क्या है, के कैप सुनो ध्यान देना, यदि यहाँ dx dy आ रहा है तो यहाँ के कैप रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो पता है जैसे एक्स वाई में पड़ रही है प्रोजेक्शन, तो एक्स वाई में पड़ रही है, तो प्रोजेक्शन ये है ना, नीचे ये वाले ये परछाई है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, वो लेना है। तो देखो एक्स वाई में प्रोजेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है, जेड एक्सिस के अलोंग वाला, कौन सा, के कैप, समझ गए। तो यहाँ क्या लेंगे, के कैप, या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, तो समझो dx dy, तो एक्स एक्स की बात हो रही है, वाई की भी हो रही है, तो जेड एक्स वाली बात बची, तो नीचे जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर लेंगे जो क्या होता है, के कैप। तो ds ये हो जाएगा, ठीक है। ds के बारे में बताया, ds थोड़ी समझने की चीज़ है बस, क्लियर है। और के कैप ये वाला है ना, ये वाला, ये के कैप हो जाएगा, क्लियर है जी। दोनों के बीच डॉट, क्लियर है, और इन दोनों के बीच का एंगल होगा जो एन है ना, एन के, और क्या आएगा आगे, cos थीटा, ठीक है, कुछ भी एंगल मान सकते हो, क्लियर है, बात समझ में आई। और इसी प्रकार देखो डायग्राम में एक का बना रहा हूँ बस, बाकी का नहीं बना रहा। तो इसी प्रकार देखो ds सिमिलरली यदि मैं करूँ, सिमिलरली
तो डी एस औरों के लिए क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ एक्स वाई आया, अब वाई जेड ले लो तो डी वाई डी जेड। तो देखो यहाँ क्या आएगा, अब बताओ के कैप की जगह क्या आएगा, समझ रहे हो ना आप। तो वाई जेड है ऊपर, एक्स बचा, तो एक्स का क्या होता है आई कैप, एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, ये आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी प्रकार बताओ उसके लिए, किसके लिए, वाई जेड हो गया ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो डी जेड डी एक्स अपोन में क्या बचेगा एन कैप डॉट, बताओ वाई वाला बचा ना, तो यहाँ जे कैप आ जाएगा। ठीक है। और डायग्राम बनाने की है ना, यदि आप कोशिश करें तो बना भी सकते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और बातें तब समझ में आएंगी, लेकिन ये हमने आपको क्या समझाया, सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है। तो देखो डायग्राम चलो मैं बना के बता ही देता हूँ, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं। चलो तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, है ना, जो आवश्यक चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको बता दी हैं। ठीक है। फिर मैं आगे इसके डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। चलो इधर देखो, देखो इस या इसी में बता दूं, चलो अलग ही कर लेते हैं। देखो इस तरीके से ये y, ये x और ये z। ठीक है जी। ओ ठीक है। अब देखो ध्यान देना, प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रही है y z में, यहाँ देखो x y में पड़ रही थी तो dx dy आया, यहाँ y z में प्रोजेक्शन पड़ रही है तो प्रोजेक्शन y z इधर पड़ेगी, तो इसका मतलब है जो कर्व है वो इस तरीके से यहाँ होगा, तो इसकी जो परछाई है इस तरीके से वो इधर पड़ जाएगी, है ना, इस तरीके से। क्लियर है। तो जो प्रोजेक्शन है वो किस प्लेन में पड़ रही है वाई जेड में, तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये वाला मान लो एन कैप। ठीक है जी। तो आप बताओ मुझे वाई जेड में प्रोजेक्शन पड़ रही है, तो जिसमें प्रोजेक्शन पड़ती है उसके परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। ठीक है। तो जिसमें प्रोजेक्शन पड़ती है उसके परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन इसमें पड़ रही है वाई जेड में, तो इसके परपेंडिकुलर वाला लोगे, यानी एक्स का क्या होता है आई कैप, तो क्या लिया जाएगा आई कैप लिया जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है आई कैप देखो ले रखा है यहाँ पे आई कैप, समझ में आई बात। चलो और देखो इसी डायग्राम से समझो, यदि जेड एक्स में पड़ेगी प्रोजेक्शन, किस में पड़े जेड एक्स में, जेड एक्स, तो इसमें पड़नी चाहिए प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब है यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर, तो इधर पड़ जाएगी प्रोजेक्शन जेड एक्स में। ठीक है। इस तरीके से, तो इसका मतलब अब इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो क्लियर है ना। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा, यानी जो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस तो बाहर की ओर है ना, तो जेड एक्स के जो परपेंडिकुलर है, मतलब वाई जेड जो है, देखो ध्यान देना, जेड एक्स जो है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर लेना है यूनिट वेक्टर, तो ये कौन सा है बाहर वाला, यानी वाई, तो वाई का क्या होता है जे कैप। तो इसमें छोड़ो, मैंने इसलिए बनाया नहीं है, तो देखो जे आ रहा है, तो एक को समझो बाकी दोनों को सिमिलरली कर दो। क्लियर है। तो ये सरफेस इंटीग्रल के बारे में मैंने समझाया, इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक नोट कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सरफेस इंटीग्रल का। क्लियर है। तो देखो इवैल्यूएट, यानी आपको ज्ञात करना है सरफेस इंटीग्रल, है ना, सरफेस इंटीग्रल वाली ही फॉर्म दे रखी है। वेक्टर एफ का सरफेस इंटीग्रल ज्ञात करना है, वेक्टर एफ दे रखा है, और एस क्या है, कोई सरफेस है, सिलेंडर का सरफेस है, तो उस इक्वेशन दे रखी है सिलेंडर की। इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z बराबर 0 टू z बराबर 5, z की लिमिट दे रखी है। और ये इक्वेशन जो है मैंने इसे कहा था कि 5 वगैरह मान लेते हैं या f मान लेते हैं एक तरफ करके, तो मान लो 5 मान लो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। क्लियर है। तो देखो आपको एन कैप निकालना पड़ेगा, तो पहले एन कैप ही निकाल लो। तो एन कैप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो पहले ग्रेडियंट निकाल लो फाई का। ग्रेडियंट ऐसे निकलता है डेल फाई, और डेल की वैल्यू आपको पता है डेल ओवर डेल एक्स, फाई के अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है? तो देखो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा आई कैप, बाकी सबका 0 प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करो 2y जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करो, है ही नहीं, है ना, तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, इतना आ गया ग्रेडियंट फाई। तो ये क्या आया? ग्रेडियंट फाई। अब इसका मॉडुलस भी निकालना है, ठीक है, तो मॉडुलस निकालो इसका तो ग्रेड फाई का मॉडुलस, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं पता है आपको? आई के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y स्क्वायर, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा, 2 है ना, अंडर रूट x² प्लस y स्क्वायर। एन कैप निकालना है, क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई कितना है? 2 कॉमन ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ग्रेडियंट फाई का मॉडुलस 2 अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है? और देखो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो अंडर रूट 16 यानी अपॉन में 4 आ जाएगा केवल, है ना, तो ये बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये यहीं लिख लो, एन कैप बराबर क्या बचेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और अपॉन में अंडर रूट 16 यानी 4, अंडर रूट 16 बाहर निकल के कितना बचेगा? 4। क्लियर है? तो एन कैप निकाल लिया एक तो, है ना, एन कैप चाहिए और डी एस चाहिए, अब डी एस निकाल लो, ठीक है जी, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, हाँ अभी थोड़ा और दिख रहा है, तो नीचे डी एस की बात कर लेते हैं। तो देखो डी एस कैसे निकलता है आपको पता है ना, डी एस का फॉर्मूला होता है, देखो 3 फॉर्मूले मैंने डी एस के निकलवाए, है ना, लिखवाए थे। तो डी एस निकालने के लिए एन कैप अपॉन में जो रहता है एन कैप डॉट के कैप, एन कैप डॉट जे कैप, एन कैप डॉट आई कैप, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, तो एक काम कर लो एन कैप डॉट आई कैप ही निकाल लो, है ना, जैसे मान लो यही निकाल लिया आपने, तो क्या आएगा एन कैप डॉट आई कैप, तो एन कैप की वैल्यू रखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4 और डॉट आई कैप, ठीक है ना, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये 0, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x अपॉन 4। तो ये जो है ना एन कैप डॉट आई कैप, ये प्रोजेक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ इज द प्रोजेक्शन, मैंने बताया था ना प्रोजेक्शन है, ठीक है, छाया परछाई, और प्रोजेक्शन कहाँ है, जैसे डॉट में आई कैप लिया तो एक्स वाई प्लेन में वो वाई जेड प्लेन में हो जाएगी। क्लियर है ना? क्यों? आपको मैंने बताया था अभी डी एक्स डी वाई आया तो मतलब जो ऊपर आता है उसी में हो जाती है, डी एक्स डी वाई आया तो प्रोजेक्शन किस में थी? एक्स वाई प्लेन में। वाई जेड आया तो प्रोजेक्शन किस में थी? डी वाई डी जेड आया था तो प्रोजेक्शन थी वाई जेड प्लेन में, और डी जेड डी एक्स आएगा तो प्रोजेक्शन होगी एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, तो अब देखो अपोन में आई आ रहा है तो ऊपर वाई जेड आ रहा होगा, डी वाई डी जेड। क्वेश्चन मतलब वो जो फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हें देखो, अपोन में आई कौन से वाले फॉर्मूले में है? जिसमें ऊपर क्या आ रहा है? डी वाई डी जेड, तो इसका मतलब है वाई जेड प्लेन में होगी ये प्रोजेक्शन। तो इज द प्रोजेक्शन है ना ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन में होगी। चलो तो डी एस निकाल लो, तो डी एस कैसे निकलेगा वाई जेड प्लेन के लिए? तो डी वाई डी जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट आई कैप, ये आपने निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर है? एन कैप डॉट आई कैप निकाल लिया है आपने। तो देखो अब क्या कर लें, इसका मॉडुलस निकालना है आपको, है ना, तो डी एस निकाल लो बस। देखो डी वाई और डी जेड इनका बाद में यूज होगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है जी, तो देखो ध्यान देना, इसकी वैल्यू रख लो डायरेक्ट, है ना, या एक काम करो एक स्टेप बढ़ा ही लें, एन कैप डॉट आई कैप। देखो इसकी वैल्यू रखो, डी वाई डी जेड तो मैंने बताया आगे यूज होंगे, तो डी वाई
डी जेड अपॉन इसकी वैल्यू देखो ये रही कितनी है x/4। इसका मतलब है x/4 का मॉडुलस लेंगे तो x/4 ही तो आएगा। आपको पता है ना x वो मॉडुलस क्या काम करता है, प्लस कर देता है, ठीक है। और i कैप जे कैप और k कैप वाली टर्म में होता तो √x² + y² + z² हो जाता है, लेकिन इसका तो यही रहेगा, ठीक है। तो देखो हमें इसका ये निकालना था सरफेस इंटीग्रल, तो देखो वेक्टर f चाहिए ये रहा, n कैप चाहिए ये निकाल लिया है ना, और साथ में ds चाहिए तो ds आपने ये निकाल लिया है, क्लियर है। तो बस इंटीग्रेशन कर दो अब इसका, देखो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट n कैप डॉट वो डॉट नहीं इंटू gs नहीं ds देखो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f की वैल्यू रखो है ना, और n कैप, ये एक काम कर दो पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, है ना, फालतू में लाइन क्यों बढ़ाएं, तो पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो फिर वैल्यू रख देंगे देखो वेक्टर f डॉट n कैप, वेक्टर f कहाँ है, ये रहा, तो देखो क्या है z i कैप प्लस x j कैप और -3y² z k कैप, बीच में डॉट, n कैप कहाँ है, ये रहा 1/4 x i कैप और प्लस y j कैप, ठीक है जी। तो वेक्टर f डॉट n कैप देखो कितना आ जाएगा 1/4 i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये बचेगा zx, j डॉट j 1 हो जाएगा तो ये बचेगा xy, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है वेक्टर f डॉट वेक्टर n आपने निकाल दिया है चलो तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो बस, तो देन सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट n कैप और इंटू ds, तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर f डॉट dn निकाल, वो वेक्टर f डॉट n कैप निकाल लिया है, ये रहा, वैल्यू रखो 1/4, 2 नहीं है ये z है, zx प्लस xy और इंटू में क्या है ds, तो ds की वैल्यू कहाँ है, ये रही, क्या है dy dz अपॉन x/4, ठीक है जी। तो देखो ये अपॉन में है, ये अपॉन के अपॉन में है, तो दोनों कट जाएंगे, या वो 4 ऊपर जाएगा तो ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा, क्लियर। और देखो सरफेस इंटीग्रल में dy dz, तो इसका मतलब एक में y की लिमिट लोगे, एक में z की, ठीक है। तो y की लिमिट इसमें ले लो, z की लिमिट इसमें ले लेंगे, और ये क्या है zx, एक काम करो x कॉमन ले लो यहाँ से, तो z प्लस y, ठीक है, और x कॉमन आया, और अपॉन में भी क्या है x है, और इनटू में क्या है dy dz, क्लियर है। देखो यहाँ y की लिमिट लेंगे, यहाँ z की, तो y की लिमिट एक बार बताओ, y की लिमिट देखो कैसे चलेगी, चलो उधर बता देता हूँ देखो x² प्लस y² बराबर 16 है, तो यदि ये ऐसे होता x² प्लस y², देखो x² अपॉन 4 का स्क्वायर है ना, y² अपॉन 4 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो एक बात देख के बताओ y की जगह क्या है 4 है ना भाई, एक इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² और बराबर 1 होता है, तो y जो है ना वो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, y के अपॉन में क्या है 4, क्लियर। तो इसका मतलब है कहाँ से होगा 4, 0 से लेकर 4 तक, तो y की लिमिट क्या आई 0 से लेकर 4 तक, क्लियर है। क्योंकि देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटे में 16 उधर पहुँच जाएगा, तो हमें y वाले देखना है, तो y के अपॉन में क्या है 4, तो ये 0 to 4, और ये z वाला कितना हो जाएगा, z वाला तो दे रखा है 0 to 5, 0 to 5, z बराबर 0 to 5, क्लियर है। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो देखो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो एक काम करो पहले इसका कर लो z के रेस्पेक्ट में, y बराबर 0 to 4, तो देखो z के रेस्पेक्ट में कर लो पहले, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है। या तो आप
वाई के रेस्पेक्ट में पहले कर लो या जेड के रेस्पेक्ट में कर लो, कैसे कर लो। तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और यहाँ 1 है वाई है ना, तो जेड इतना हो जाएगा। जेड के रेस्पेक्ट में कर लिया तो डी वाई, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 5। जेड वाली ही लिमिट रखनी है, क्यों, क्योंकि आपने जेड के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है जी। तो बस अब देखो, पहले अपर लिमिट रख लो और फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलो इधर कर देते हैं। देखो इधर देखो, यहाँ से y बराबर 0 to 4, ये वाली बात तो आपको समझ में आई भाई। देखो x कट गया था, तो मैंने कहा या तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो या पहले z के रेस्पेक्ट में। तो z वाला बाद में है ना, तो पहले z के रेस्पेक्ट में कर लो। तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 है ना, और y ऐसा कैसे ही 1 है तो 1 का z हो जाएगा। z की लिमिट रख लो 0 to 5 और dy ऐसा कैसे ही रहेगा। अब देखो क्या करना है, पहले लिमिट रख लो। z की जगह 5 रखोगे तो 25/5 का स्क्वायर 25, 25/2 आएगा, 25/2, ठीक है। और देखो z की जगह 5 रखोगे तो 5y आएगा प्लस 5y, और 0 0 रखोगे तो सारा खत्म, और इंटू डी वाई। अब देखो 25/2 का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा 25/2, 25/2 y, 1 था 1 का y, और 5 ऐसा कैसे ही y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 0 to 4। तो 25/2 4 रख दो y की जगह, और ये 5/2 y की जगह 4 रखोगे तो 16, और 0 रखोगे तो ख़त्म। तो ये देखो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, प्लस 2 8 जा 8 5 जा 40। तो इसका आंसर कितना आया, 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आया, 90 आया है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इस टाइप के जो भी आपकी बुक में, जो भी आपके पास बुक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करना। और बाकी इस तरीके के क्वेश्चन में है ना और कराऊंगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप करने का प्रयास करना, ठीक है। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में से आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देख के कर लेना इस टाइप के, और जो भी बुक हो आपके पास उससे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सरफेस इंटीग्रल को बहुत अच्छे से है ना पढ़ना, आत्मसात करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।